नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। अपने अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे, एकाग्रचित होकर पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम के लिए पूर्ण रूप से तैयार होंगे। मैं देवांशु चौरसिया आज आपके सामने फिर एक बार प्रस्तुत हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ आया हूँ इस बार, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं आप लोग अलग अलग एग्जाम्स के लिए। सभी एग्जाम्स के कॉन्सेप्ट को, सभी एग्जाम्स के सिलेबस को कवर कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। और इकोनॉमिक्स जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स की क्लासेस लेके आता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपके लिए इकोनॉमिक्स को आसान बना सकूं। कुछ इस तरह से इकोनॉमिक्स को आपको प्रेजेंट कर सकूं जिससे कि आपको इकोनॉमिक्स समझने में सहूलियत हो और इकोनॉमिक्स आपको आसान लगने लगे, आपके लिए इकोनॉमिक्स में स्कोर करना इजी हो जाए। मेरा जो उद्देश्य रहता है वो ये कि आप आंसर कैसे अप्रोच करें। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के साथ आंसर अप्रोच करना बहुत जरूरी होता है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको एग्जाम क्रैक करना है और उसी के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं आज जो कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट कॉन्सेप्ट है। और मुझे नहीं लगता है कि इकोनॉमिक्स में इस कॉन्सेप्ट को अगर हटा दिया जाए तो इकोनॉमिक्स किसी भी तरह से मजेदार रहेगा। क्योंकि बड़ा ही रोचक, बड़ा ही मजेदार, बड़ा ही अपने आप में संपूर्ण कॉन्सेप्ट है। और ये कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज्यादा बन रहे हैं अब पिछले कुछ सालों में, जैसा कि हम देख रहे हैं यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में, मास्टर्स के एग्जाम्स में तो ये क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं हायर लेवल पे जाके। पर अभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वहाँ पे इन पर्टिकुलर टॉपिक से जो आज मैं कराने वाला हूँ वो आपके लिए एक सरप्राइज है। इन पर्टिकुलर टॉपिक से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे हायर लेवल के क्वेश्चंस भी बन रहे हैं। जैसे कि अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स को उठा के देखें तो आपको बहुत से क्वेश्चंस यहाँ से मिलेंगे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा वास्ट है और थोड़ा इन डेप्थ है। तो टॉपिक का नाम क्या है? तो कॉपी पेन निकालिए, टॉपिक का नाम लिखिए। टॉपिक का नाम है कंजम्पशन। जी हाँ, टॉपिक का नाम है कंजम्पशन। कंजम्पशन चीज से आप सब लोग रूबरू होंगे अगर आपने बेसिक 11वीं या 12वीं की इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है। जब हमने 11वीं या 12वीं की इकोनॉमिक्स पढ़ी थी तब हमने उसमें बहुत ही बेसिक सा आइडेंटिटी पढ़ा था। आइडेंटिटी क्या पढ़ा था? आइडेंटिटी। क्या थी वो आइडेंटिटी? y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये जो x माइनस एम है ये ऑप्शनल है। ओपन इकोनॉमी में ये होता है, क्लोज इकोनॉमी में नहीं होता, ये आप लोग सब जानते हैं। तो यहाँ पे जो ये c हुआ करता था, ये c ही है कंजम्पशन। इस c को हम कंजम्पशन कहते हैं। तो इस कंजम्पशन के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ाई आज के टॉपिक में हम लोग करने वाले हैं। आज के सेशन में कंजम्पशन को समझेंगे कि कंजम्पशन क्या है, आखिर कंजम्पशन को इस आइडेंटिटी में क्यों इंक्लूड किया गया और इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है कंजम्पशन। गवर्नमेंट भी कंजम्पशन के लिए इतनी यू नो इंटरेस्टेड क्यों रहती है। अगर आपने अखबार फॉलो किया है तो आपने देखा होगा कि हाल ही में 11 साल बाद, 11 ईयर्स, 11 साल बाद गवर्नमेंट ने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा निकाला है, एमपीसी। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा जो हमारी इंडियन पब्लिक्स का है उसको रिलीज किया है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी जो जनता है वो कंज्यूम क्या कर रही है, क्या कंज्यूम कर रही है। ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इसी के आधार पे हम इन्फ्लेशन निकालते हैं। इन्फ्लेशन कितना हो रहा है, प्राइस लेवल हम इसी के आधार पे निकालते हैं। सीपीआई जिसे हम कहते हैं, सीपीआई हम इसी के आधार पे मेजर करते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये कंजम्पशन के बेसिस पे बहुत ज्यादा कैलकुलेट किया जा सकता है। इवन पॉवर्टी भी, अगर आप पॉवर्टी को समझने की कोशिश करें तो उसमें भी डेली कंजम्पशन के बेसिस पे ही, कैलोरी इंटेक के बेसिस पे ही पॉवर्टी को डिफाइन किया गया इंडिया में कि कौन कितना कैलोरी इंटेक कर सकता है। 2400 कैलोरी की लिमिट रखी गई है। अगर इससे कोई कम इंटेक कर रहा है तो वो पॉवर्टी, वो पुअर कहलाता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है इकोनॉमिक्स का, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का, वो कंजम्पशन के आर पार ही घूमता है। कंजम्पशन के इर्द गिर्द ही वो घूमता हुआ नजर आता है। तो कंजम्पशन जैसे टॉपिक को तो आप बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप इकोनॉमिक्स समझना चाहते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंजम्पशन बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना कंजम्पशन समझे आप इकोनॉमिक्स को समझने से रहे। तो इसीलिए आज मैं कंजम्पशन का टॉपिक लेके आया हूँ ताकि मैं इसको आपके लिए आसान बना सकूं। और जो मेरा मेन उद्देश्य रहेगा इस क्लास में वो ये रहेगा कि कंजम्पशन से जो थ्योरीज आई हैं, कंजम्पशन की जो अलग अलग थ्योरीज आई हैं, जो अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने दिया है, उन थ्योरीज पे थोड़ा सा हम डिस्कशन करें। जैसे कि
सबसे पहला नाम जो मेरे जहन में आता है कंजम्पशन सुनने पे, वो तो एडम स्मिथ का आता है। एडम स्मिथ ने कंजम्पशन के बारे में बड़ी अच्छी बात कही थी। एडम स्मिथ, मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको पता होगा, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ है। इन्होंने एक बड़ी शानदार सी किताब लिखी थी, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने एक बड़ी ही शानदार सी किताब लिखी थी। मैं चाहता हूँ आप लोग कमेंट में उस किताब का नाम बताएं कि वो कौन सी किताब थी। ठीक है। तो एडम स्मिथ ने कंजम्पशन के बारे में बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने क्या कहा था कि जो प्रोडक्शन है, इस पूरे प्रोडक्शन का सोल मतलब ही यही है कि कंजम्पशन होना। अगर कंजम्पशन नहीं हो रहा है तो प्रोडक्शन का कोई मतलब नहीं है। प्रोडक्शन हो ही रहा है कंजम्पशन करके। तो ये एडम स्मिथ ने कहा था। इसके बाद जो दूसरा नाम मेरे जहन में आता है कंजम्पशन शब्द सुनते ही, वो नन अदर देन जॉन मेनर्ड केन्स का आता है। जॉन मेनर्ड केन्स बड़े ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। मतलब इनकी तूती बोलती थी इकोनॉमिक्स की दुनिया में। विशेष करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब इन्होंने अपना बुक रिलीज किया, उस समय जो तहलका मचाया इन्होंने इकोनॉमिक्स की दुनिया में, मानो इकोनॉमिक्स को पलट के रख दिया। तो अपने आप में ही ये एक इंस्टीट्यूट, जॉन मेनर्ड केन्स, इनकी बड़ी शानदार सी किताब है। अगर आप को कभी मौका मिले तो वो किताब जरूर पढ़िए, मैं आपको रिकमेंड करूंगा। और वो किताब जो है वो उन्होंने लिखा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वाले दशक में वो रिलीज हुआ था। द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वेजेस एंड रेंट वाला जो किताब है वो आप जरूर पढ़ें। बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है। इन्होंने कंजम्पशन के ऊपर अच्छा खासा काम किया। इनकी जो थ्योरी है कंजम्पशन के ऊपर, उसे हम एब्सोल्यूट इनकम थ्योरी कहते हैं, या एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस कहते हैं, ए आई एच। ए आई एच में इन्होंने कंजम्पशन के बारे में थोड़ा जिक्र किया, थोड़ा उन्हें समझाने की कोशिश की कि लोगों का कंजम्पशन कैसा होता है। अभी मैं आगे वीडियो में इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करूंगा। इसके बाद जो एक और व्यक्ति का नाम मुझे याद आ रहा है, वो है डजनबेरी। डजनबेरी ने रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस पे बड़ी ही इंटरेस्टिंग बातें कही थी। उन्होंने कहा कि इनकम जो है या कंजम्पशन जो है वो एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, वो रिलेटिव होता है। यानी कि हम किसी की तुलना में अपना कंजम्पशन करते हैं, हम एब्सोल्युटली वो कंजम्पशन नहीं करते। तो डजनबेरी एक और नाम है जो आपको पता होना चाहिए। बड़े ही शानदार व्यक्ति थे डजनबेरी। एग्जाम में डजनबेरी के रैटचेट इफेक्ट से बहुत क्वेश्चन बन चुके हैं, तो एक बार आप रैटचेट इफेक्ट पे भी गौर फरमाइएगा, क्योंकि वो एग्जाम में आने के चांसेस है। इसके अलावा कंजम्पशन के बाकी लोगों ने बहुत थ्योरीज दी हैं, जैसे एंडो एंड मॉडिग्लैनी हो गए, अरविंद फिशर हो गए, और महान व्यक्ति नोबेल प्राइज विजेता मिल्टन फ्रीडमैन हो गए। रैंडम वॉक थ्योरी जो दिया रॉबर्ट हॉल ने, वो भी हो गए। तो कंजम्पशन पे बहुत सारी थ्योरीज आपको मिलेंगी, बहुत थ्योरी, अनगिनत थ्योरीज हैं कंजम्पशन के पढ़ने के लिए। और हर व्यक्ति, मुझे तो लगता है हर व्यक्ति का अपना थ्योरी हो सकता है कंजम्पशन पे, क्योंकि कंजम्पशन इतना डायनामिक एक प्रोसेस है कि इसमें हर व्यक्ति की अपनी एक राय हो सकती है, अपना एक थ्योरी हो सकता है। पर हम कुछ थ्योरीज में सीमित रहेंगे आज की क्लास में, क्योंकि क्लास के लेंथ की एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा को बरकरार रखते हुए हम लोग क्लास को प्लान करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्लास को करते हैं। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कंजम्पशन क्यों जरूरी है। कंजम्पशन से हमारे जीवन में, और जो ये पॉवर्टी हो गई, इन्फ्लेशन हो गया, इसका बहुत बड़ा रोल होता है, इस बहुत बड़ा इसका कंट्रीब्यूशन रहता है। कंजम्पशन से हम बहुत कुछ समझ सकते हैं, कंजम्पशन पैटर्न से हम बहुत कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। तो कंजम्पशन मोटा मोटा तौर पे समझा जाए तो बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से भी और जीवन के पर्सपेक्टिव से भी। तो चलिए बढ़ते हैं कंजम्पशन के थ्योरीज में, और समझते हैं कंजम्पशन को, क्या गुत्थियां हैं कंजम्पशन की, उन्हें खोलने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे और समझेंगे इसको। तो थ्योरीज की अगर मैं बात करूं, थ्योरीज ऑन कंजम्पशन, जो मेजर थ्योरीज मुझे जो समझ में आती है उसको मैं दो भाग में बाइफरकेट कर सकता हूँ। एक तो हो गई एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। ये केन्स ने दी थी, केन्स ने 1936 में शायद दिया। और इसके बाद है रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, ये डजनबेरी ने दी थी। तो हम कह सकते हैं कि इसका एक्सटेंशन या इसका एक्सटेंडेड फॉर्म या इसका एक इम्प्रोवाइज्ड वर्जन था जो रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस था, ये हम इसे कह सकते हैं।
और ये थ्योरी डजनबेरी ने 1949 में दी थी। ये दो थ्योरीज बहुत ही जरूरी है। इसमें भी ये वाला थ्योरी कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के नजरिए से। इसके बाद थ्योरीज की तो कतार लगी हुई है। मिल्टन फ्रीडमैन का परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस है, पीआईएच जिसे हम कहते हैं, ये 1957 में आया। ये फ्रीडमैन ने दिया था। फ्रीडमैन की ये थ्योरी है पीआईएच, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस थ्योरी। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस है एंडोमेटिक लानी की, रॉबर्ट हॉल की थ्योरी है। तो थ्योरीज का तो खत्म नहीं है, रॉबर्ट हॉल ने 1978 में एक थ्योरी दी। तो इस तरह से थ्योरीज है। हम लोग शुरुआत करेंगे केन्स के एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। ठीक है। तो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस बाय केन्स। तो जब ये थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, तब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको बात समझना है वो ये है कि देखिए, किसी भी थ्योरी को जब आप पढ़ते हैं तो आप ये मत भूलिए कि वो थ्योरी आप पढ़ रहे हो आज के तारीख में, 2024 में। आज 2024 है, 21वीं सदी है। आप उसको 21वीं सदी में पढ़ रहे हो, लेकिन वो थ्योरी 21वीं सदी में नहीं लिखी गई है, वो लिखी गई है कई दशकों पहले। तो जब आप किसी थ्योरी को पढ़ रहे हैं तो उसके इतिहास में जाके पढ़े, उसकी पृष्ठभूमि पे, उसके हिस्ट्री में जाके पढ़े, ताकि आपको रिलेट करने में सुविधा हो सके। ऐसा हो ही सकता है आप लोगों के लिए कि आप जब कोई थ्योरी पढ़ रहे होंगे आप उससे रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि आप आज की सदी में जी रहे हैं, आपने आज की दुनिया देख रखी है। आपको कुछ थ्योरी ऐसे लग सकती है कि ये क्या बकवास है। ऐसा तो नहीं होता। वो आपको ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि आप उसको आज के तारीख के समय में के तराजू में तोल रहे हैं। तो जब हम एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस पढ़ेंगे तो इस बात को हमें नहीं भूलना है कि ये थ्योरी 1936 में आई थी। 1936 में। तो ये थ्योरी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, ग्रेट डिप्रेशन, जब 1929 में ग्रेट डिप्रेशन होता है, आपको देखिए कालक्रम पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस आपको पता होने चाहिए। अगर आपने टाइमलाइन पता कर लिया तो आपके लिए इकोनॉमिक्स को समझना, इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री को समझना, मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि मैंने देखा है कई स्टूडेंट्स में ये कंफ्यूजन रहता है कि क्लासिकल कब था, केंशियन इकोनॉमिक्स कब आया, न्यू क्लासिकल कब आया, न्यू केंशियन कब आया। ये जो कंफ्यूजन है वो इसलिए रहता है क्योंकि आपको कालक्रम, या फिर जिसे हम अंग्रेजी में टाइमलाइन कहते हैं, वो नहीं पता है। तो 1919 में वर्ल्ड वॉर वन खत्म होता है, 1919 में। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन देखने को मिलता है दुनिया भर में। और इस दौरान दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ये मालूम हो जाता है कि जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है, जो कई सालों से चलता आ रहा है, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट जो चलता आ रहा है कई वर्षों से, वो अब फेल्ड थ्योरी है, ये लोगों ने मान लिया था। तो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट में कौन है? वो एडम स्मिथ हो गए, रिकार्डो हो गए। ये जो व्यक्ति हैं, ये क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के व्यक्ति हैं, उस विचारधारा में विश्वास रखने वाले। तो इस समय दुनिया को एक नया इकोनॉमिक्स चाहिए था, दुनिया को एक नई थ्योरी चाहिए थी, दुनिया को एक परिवर्तन चाहिए था। तो समय का करवट बदला और केन्स की एक बहुत ही शानदार किताब रिलीज हुई, और उसमें उन्होंने कई ऐसी गुत्थियों को सुलझाया जिन गुत्थियों को क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट नहीं सुलझा पा रहा है। इस बात को ध्यान में रख के कंजम्पशन को पढ़िए। तो 1936 में कंजम्पशन की जो थ्योरी आई केन्स के द्वारा, वो थ्योरी एक साइकोलॉजिकल थ्योरी थी, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये एक साइकोलॉजिकल थ्योरी थी, दिस वाज अ साइकोलॉजिकल थ्योरी। इट वाज ऑल इट वाज ऑल फ्रॉम द साइकोलॉजी ऑफ केन्स। केन्स ने ह्यूमन साइकोलॉजी को समझा था। केन्स वाज अ वेरी गुड साइकोलॉजिस्ट। वो इंसान को बहुत अच्छे से समझते थे। तो केन्स ने इंसान की साइकोलॉजी को पकड़ा, और इंसान की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ कंजेक्चर्स बनाए, कुछ थ्योरीज बनाई, और उन्होंने उसको दुनिया के सामने रखा। हालांकि उसके बाद क्या हुआ वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। आप लोग के जहन में सवाल आता होगा कि क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट को जब काउंटर किया केन्स ने, फिर केन्स को फिर वापस क्लासिकल से क्यों काउंटर किया, न्यू क्लासिकल क्यों आए, न्यू केंशियन क्यों आए, ये परिवर्तन क्यों हो रहा है? तो देखिए, जैसे जैसे समय बीतता है, इंसान, दुनिया, समाज इम्प्रूव होती है। और जब कोई भी चीज इम्प्रूव होती है तब उसमें परिवर्तन होता है। जो खराब चीजें हैं, या जो चीजें आपको रेगुलर प्रोसेस, वर्ल्ड वाइड प्रोसेस एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, उनको ओवरशैडो करके कोई नई थ्योरी या कोई नई प्रोसेस आ जाते हैं।
तो जैसे जैसे दुनिया इवॉल्व करती है, थ्योरीज बदलते हैं, विचारधाराएं बदलती हैं, और हमें एक बेहतर फॉर्म ऑफ यू नो जो वर्ल्ड है वो नजर आता है। तो ये सब कुछ उसी का एक हिस्सा है, तो इसको उसी नजरिए से सोचना है, उसी नजरिए से समझना है। ठीक है। तो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस जो कि साइकोलॉजिकल थ्योरी था, उसका बाद में क्या हुआ वो हम लोग देखेंगे कि डजन ने आके क्या कहा, मिल्टन फ्रीडमैन ने आके क्या कहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि केन्स ने क्या कहा था और केन्शियन ने क्या कहा, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। और मैंने देखा है कि ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, वो यहाँ पे गलती करते हैं। वो केन्स में और केन्शियन में भेद समझ ही नहीं पाते। देखिए, एक है केन्स का कंजम्पशन और एक है केन्शियन का कंजम्पशन। ये दोनों अलग अलग है। लेकिन मैंने ऐसे कई स्टूडेंट्स को देखा है जो इन दोनों को सेम मानते हैं। मैं उनसे सवाल पूछता हूँ, अच्छा बताओ केन्शियन कंजम्पशन फंक्शन क्या है, तो वो मुझे केन्स का बताते हैं। और जब मैं पूछता हूँ कि अच्छा बताओ केन्स कंजम्पशन फंक्शन क्या है, तो वो मुझे केन्शियन का बताते हैं। तो वो इन दोनों को ऑल्टरनेटिवली यूज करते हैं, एक की जगह दूसरा को यूज करते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। केन्स की थ्योरी अलग है, केन्स का कंजम्पशन जो है वो अलग है, और केन्शियन का कंजम्पशन अलग है। केन्शियन कौन है? केन्शियन वो लोग हैं जिन्होंने केन्स को फॉलो किया, यानी कि केन्स के फॉलोअर्स आप कह सकते हैं केन्शियन। वो है केन्शियंस, और केन्स इज केन्स हिमसेल्फ, सो ही इज द इकोनॉमिस्ट हिमसेल्फ, एंड दीज आर द फॉलोअर्स, दीज आर द फॉलोअर्स। ओके, दिस इज नॉट केन्स, दीज आर केन्स का फॉलोअर्स। एक और गलती जो मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं, आईएसएलएम मॉडल में। अक्सर स्टूडेंट्स को लगता है कि आईएसएलएम मॉडल जो है वो केन्स कर दिया हुआ है, जो कि एक और गलत बात है। और ये गलती क्यों होती है? ये गलती इसलिए होती है क्योंकि हम सिंपल केंशियन मॉडल पढ़ने के बाद ही आईएसएलएम मॉडल पढ़ते हैं। आईएसएलएम मॉडल का जो पूरा डेरिवेशन है, जो ग्राफ बनता है, वो वहीं से डिराइव होकर बनता है। तो हमें लगता है कि आईएसएलएम मॉडल भी केन्स ने दिया था, हालांकि ये भी गलत बात है, ये भी सरासर गलत है। केन्स ने नहीं दिया, आईएसएलएम मॉडल हिक्स ने दिया, ये हिक्स ने दिया। और ये हिक्स ही थे जिन्होंने पहली बार स्टॉक और फ्लो दोनों वेरिएबल को एक साथ वो लेके आए। और उनको क्रिटिसिज्म भी बहुत मिला। जब हम आईएसएलएम की बात करते हैं तो आईएस क्या है? आईएस गुड्स मार्केट की बात करता है। एलएम क्या करता है? ये मनी मार्केट की बात करता है। तो आईएस अगर गुड यानी वस्तु बाजार की बात कर रहा है, एलएम यानी कि मनी मुद्रा बाजार की बात कर रहा है, तो गुड मार्केट जो है, जो आईएस है, वो एक फ्लो वेरिएबल है, और मनी मार्केट जो है वो एक स्टॉक वेरिएबल है। तो एक क्रिटिसिज्म ये मिला हिक्स को कि आप स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल को एक साथ कैसे ला सकते हो, संभव ही नहीं है। तो अगर आपको इकोनॉमिक्स समझना है तो आपको इकोनॉमिक्स के सिर्फ थ्योरीज या किताब पढ़ने से नहीं होगा। आपको उसके आसपास की कहानियां, जो किस्से हैं, जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, इतिहास के पन्ने हैं, उनको टटोलना पड़ेगा। उनको टटोलने के बाद ही आपको एक पूरा क्लियर पिक्चर मिलेगा, पूरा एक क्लियर व्यू मिलेगा। तो इसको कैसे समझते हैं? मान लीजिए आप सिनेमा घर में बैठे हैं। सिनेमा घर के पर्दे के ठीक सामने अगर आप बैठ जाओ, यानी कि फर्स्ट रो में अगर आप बैठ जाओ, तो आपको सिनेमा अच्छे से दिखता नहीं है। आपको एक छोटा सा जो आपको जो विजन है वो छोटा हो जाता है। लेकिन वही अगर आप पीछे वाले सीट पे बैठोगे, पिछले सीट पे, तो आपको पूरे पिक्चर बहुत ही क्लैरिटी के साथ दिखेगा। क्यों? क्योंकि आप पूरा पिक्चर एक साथ देख पा रहे हो, आप पूरी स्क्रीन को एक साथ देख पा रहे हो, आप सिनेमा को अच्छे समझोगे। तो उसी तरह से अगर आपको इकोनॉमिक्स समझना है, आपको थोड़ा दूर जाके पूरे सिनेरियो को एक साथ समझना है। आगे क्या हुआ, पीछे क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसा यहाँ पे क्यों हुआ, वैसा वहां क्यों नहीं हुआ, इस देश में ऐसा क्यों होता है, उस देश में वैसा क्यों नहीं होता है। इस पूरे सिनेरियो को अगर आप एक साथ समझोगे तो आपको मतलब इकोनॉमिक्स में आप झंडा गाड़ दोगे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इकोनॉमिक्स में आपको पीछे छोड़ दे। हालांकि दावा करना तो अच्छी बात नहीं, पर मैं बात की बात कह रहा हूँ। ठीक है। तो इसको इस तरह से पढ़ें, और इकोनॉमिक्स को माइक्रो मैक्रो डेवलपमेंट इंडियन के दायरों में सीमित ना रखें। कोई दायरा नहीं है इकोनॉमिक्स का, ये एक स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम यानी कि सब एक सिरे से कनेक्टेड है। तो इसको इस तरह से पढ़ें। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये एक साइकोलॉजिकल थ्योरी थी, और इस साइकोलॉजिकल थ्योरी में केन्स ने क्या क्या बातें कही, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें आगे मैं बताने वाला हूँ कि क्या क्या बातें केन्स ने यहाँ पे कही थी। तो देखिए, केन्स ने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही, वो कह रहे हैं कि जो कंजम्पशन है वो किस चीज का फंक्शन है?
वो आपके डिस्पोजेबल इनकम का फंक्शन। किसका? डिस्पोजेबल इनकम का। अब आप पूछोगे डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, तो देखिए डिस्पोजेबल इनकम को हम वाई डी से डिनोट करते हैं। वाई डी, वाई फॉर इनकम, वाई डी फॉर डिस्पोजेबल इनकम। फर्ज करिए आपकी जो तनख्वाह है वो है 40,000 रुपए। ठीक है, फर्ज कीजिए आपकी तनख्वाह 40,000 रुपए है। आप एक ऐसी इकोनॉमी में रहते हैं जहाँ पे आपको टैक्स देना पड़ता है 5,000 रुपए। 5,000 रुपए आपको देना पड़ता है टैक्स, तो आप ये 5,000 सरकार को टैक्स दे देते हैं। ये डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो जो बचा हुआ अमाउंट आपके पास है, वो अमाउंट होगा डिस्पोजेबल इनकम। यानी कि आपका डिस्पोजेबल इनकम हो जाएगा 35,000 रुपए, 35,000। यानी कि अब आप जो कंजम्पशन करोगे वो इन 35,000 का करोगे, 40,000 का नहीं करोगे, क्योंकि 5,000 आपने ऑलरेडी सरकार को दे रखे हैं। तो केन्स यही कहते हैं कि कंजम्पशन जो है वो आपके डिस्पोजेबल इनकम का फंक्शन है, ना कि टोटल इनकम का। ठीक है, बहुत ही पते की बात की इन्होंने। लेकिन इन्होंने एक चीज जो नहीं कहा वो है इंटरेस्ट रेट। वो है इंटरेस्ट रेट। इन्होंने इंटरेस्ट रेट का जिक्र नहीं किया। केन्स ये नहीं कह रहे हैं कि जो कंजम्पशन है वो इंटरेस्ट रेट पे भी डिपेंड करता है। हालांकि क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट थे, उनका क्या मानना था? क्लासिकल स्कूल वालों का मानना था कि जो कंजम्पशन है वो इंटरेस्ट रेट पे भी डिपेंड करता है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। अगर इंटरेस्ट रेट हाई है, इंटरेस्ट रेट यानी कि बैंक का इंटरेस्ट रेट, अगर आप अपने पैसों को बैंक में रखोगे, उस पे जो आपको ब्याज मिलता है, जो इंटरेस्ट मिलता है, उस इंटरेस्ट रेट की बात की जा रही है। तो फर्स्ट करिए आपका इनकम 40,000 रुपए है, आपने टैक्स दे दिया 5,000 रुपए, बचे आपके पास 35,000 रुपए, और बैंक का इंटरेस्ट रेट मान लीजिए है 10%। बैंक का इंटरेस्ट रेट 10%। 10% इंटरेस्ट रेट यानी कि अगर आप 35,000 रुपये उसमें रखोगे, तब एक साल में आपको 3,500 रुपये उससे मिलेगा। या राइट, 3,500 आपको ब्याज के तौर पे एक साल पे मिलेगा, क्योंकि 35,000 का 10%, 3,500 होता है। मैं मैथमेटिक्स में भी नहीं जा रहा, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स ला के चीजों को टेक्निकल करके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। आप इकोनॉमिक्स को समझिए इकोनॉमिक्स की तरह, ठीक है। मैथमेटिक्स तो ऑफकोर्स करना है हमें, बिना मैथमेटिक्स के इकोनॉमिक्स नहीं हो सकता। लेकिन अभी जो मेरा मकसद है वो है आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देना, इस बात को अपना। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं। तो 3500 रुपये उनको पता है कि ब्याज के तौर पे मिल जाएगा। तो मान लीजिए जो व्यक्ति है, तो व्यक्ति का नाम मान लेते हैं, व्यक्ति का नाम है धनिया। तो धनिया जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति 35,000 रुपये कमाता है, और मान लीजिए पहले ये 35,000 रुपये कंज्यूम कर देता था, खाने पीने कपड़ा लत्ता में खर्च कर देता था। लेकिन अब इसके जो एरिया जहाँ पे ये रहता है वहां पे एक बैंक बनता है, बैंक में 10% ब्याज मिलता है। अब इसे लगता है कि नहीं, 10% ब्याज मिल रहा है, अपने कंजम्पशन को थोड़ा रिड्यूस करते हैं और कुछ पैसा बैंक में रखते हैं, क्योंकि अगर मैं कुछ पैसा बैंक में रखूंगा तो उस पर मुझे ब्याज मिलेगा। तो ये व्यक्ति धनिया क्या कर रहा है, ये अपने कंजम्पशन को रिड्यूस कर रहा है। ये व्यक्ति अपने कंजम्पशन को रिड्यूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन को रिड्यूस रिड्यूस करके ये सेविंग्स करेगा, और सेविंग्स करके इसे आने वाले पीरियड में कंज्यूम करेगा। यानी कि आज की तारीख में ये बैंक में पैसा रखेगा, और हो सकता है फ्यूचर में बैंक से पैसा निकाले और फिर उसको कंज्यूम करे। यानी कि ये आज के कंजम्पशन को सेक्रीफाइस कर रहा है, ताकि ये इस कंजम्पशन को फ्यूचर में कर सके। ये बात बाद में जाके हमें इंटर टेम्पोरल में भी देखने को मिलती है। इंटर टेम्पोरल थ्योरी जब हम पढ़ेंगे अरविंद फिशर का, बाय फिशर, तब उसमें भी हमें ये चीज देखने को मिलेगी। तो इंटरेस्ट रेट का बात है, तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आया कि आपका जो कंजम्पशन है वो इंटरेस्ट रेट पे भी डिपेंड करता है। यदि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो आप कंजम्पशन रिड्यूस कर दोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि चलो पैसे बैंक में रखते हैं। और यदि इंटरेस्ट रेट में गिरावट आए तो आप अपने कंजम्पशन को बढ़ा दोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि बैंक में पैसा रख के क्या फायदा, इंटरेस्ट तो मिलना नहीं है, उससे अच्छा कंज्यूम ही कर लो। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की बात केस ने नहीं की थी, इसकी बात क्लासिकल कर रहे हैं। तो ये एक बात हुआ जो केन्स ने किया था। ओके, इसके बाद केन्स क्या कहते हैं? केन्स कहते हैं कि यदि व्यक्ति का इनकम बढ़ेगा, ओके, इफ द इनकम ऑफ द पर्सन राइजेस, तो मान लीजिए इनकम है वाई, इसको मैं लिखता हूँ कि इनकम बढ़ा। और इनकम में मैंने तीन स्टिक्स क्यों बनाए हैं, क्योंकि इनकम बहुत बढ़ा मैं मान रहा हूँ। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि इनकम हैज इंक्रीज अलॉट, और इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन भी बढ़ा।
कंजम्पशन हैज इंक्रीज। पर मैंने उसमें एक ही स्टिक बनाया, क्योंकि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जितना इनकम बढ़ रहा है उसकी तुलना में कंजम्पशन कम बढ़ रहा है, ठीक है। तो जितना इनकम बढ़ रहा है, द अमाउंट बाय विच द इनकम इज राइजिंग, कंजम्पशन इज राइजिंग एट अ लोअर रेट। यानी इनकम तो बढ़ रहा है, पर इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन में जो बढ़ोतरी है वो थोड़ी कम रफ्तार है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो कंजम्पशन में बदलाव है और जो इनकम में बदलाव है, कंजम्पशन में जो बदलाव है यानी कि जो बढ़ोतरी है, और इनकम में जो बढ़ोतरी है वो कुछ इस तरह से, यानी कि जो न्यूमरेटर है वो छोटा है और जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है, ठीक है। न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। यानी कि डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई जो है ये लेस देन वन होगा, एक से कम। एक से कम होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको से समझिए, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे मैं आगे एक चीज बताऊंगा जो कि इसने बताया था, ठीक है। डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, ये मैथमेटिक्स का नोटेशन है। डेल्टा यानी कि चेंज, कि कंजम्पशन में जो चेंज हुआ डिवाइडेड बाई इनकम में जो चेंज हुआ। इसको हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे? द चेंज इन कंजम्पशन, द चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू द चेंज इन इनकम। यानी कि इनकम में बदलाव होने की वजह से कंजम्पशन में कितना बदलाव हो रहा है, इनकम में बदलाव होने की वजह से कंजम्पशन में कितना बदलाव हो रहा है। चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन, दिस शुड बी लेस देन वन, ये एक से कम होगा। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन में बदलाव जो है वो कम है देन इनकम में बदलाव। केस में इसे साइकोलॉजी के हिसाब से समझाएं। सोच के देखिए, अगर आपका इनकम बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन कंजम्पशन आप उस रफ्तार में नहीं बढ़ाओगे। फर्ज करिए कि आप दिन में 2 बार खाना खाते हो, क्योंकि आपकी इनकम कम है। आपकी इनकम थोड़ी बढ़ी तो आपने दिन में 3 बार खाना शुरू कर दिया, जो कि जाहिर सी बात है, हर व्यक्ति दिन में 3 बार खाना पसंद करता है। कोई अगर 2 बार खा रहा है तो मजबूरी में ही खा रहा होगा। अब व्यक्ति की इनकम थोड़ी और बढ़ती है, तो वो हो सकता है आपने जो 3 टाइम का जो उसका खाना है उसमें उसने कुछ पौष्टिक खाना जो है वो इंक्लूड कर दिया, दाल रोटी सब्जी चावल सब कुछ इंक्लूड कर दिया, तो उसके कंजप्शन थोड़ा और बढ़ा। पर फिर भी उसका इनकम फिर से बढ़ा और बढ़ा, तो उसने अपने कंजम्पशन में मान लीजिए थोड़ा और बदलाव किया। हो सकता है वो स्टील के बर्तन में नहीं बल्कि सिरेमिक के बर्तन में खा रहा है ना। हो सकता है कि उसने एक डाइनिंग टेबल ले लिया, डाइनिंग टेबल पे बैठ के खा रहा है, तो ये सब भी कंजम्पशन में ही आता है। डाइनिंग टेबल खरीदना, सिरेमिक बर्तन खरीदना, ये भी कंजम्पशन में आता है। तो वो जो कंजम्पशन बढ़ा रहा है वो एक सर्टेन लेवल तक ही बढ़ेगा। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद चाहे आपकी इनकम कितनी भी बढ़े, कंजम्पशन नहीं बढ़ना है। कंजम्पशन धीरे धीरे ही बढ़ेगा, क्योंकि एक टाइम के बाद हम सैचुरेट हो जाते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी इनकम बढ़ी, आपने एक रोटी को 2 रोटी कर दिया, इनकम थोड़ी और बढ़ी, उसको 3 रोटी कर दिया, और बढ़ी इनकम 4 रोटी कर दिया। लेकिन 4 रोटी 5 रोटी से ज्यादा आप क्या खाओगे? इनकम बढ़ते जाएगा, आप 50 रोटी पे तो नहीं जाओगे, आप तो मैक्सिमम 4-5 रोटी पे ही रहोगे। मैं तो उससे भी कम में रहता हूँ। तो ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि इनकम जिस रफ्तार से बढ़ता है कंजम्पशन उस रफ्तार से नहीं बढ़ता। तो जो डेल्टा सी यानी कि ये वाला जो पार्ट है, मैं कलर बदल के दिखाता हूँ आपको। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, ये एक से कम ही रहना है, एक से कम रहना है, और जीरो से ज्यादा रहना है, जीरो से ज्यादा। जीरो मतलब क्या? कि आपकी इनकम बढ़ी, आपने कंजम्पशन बढ़ाया ही। आपकी इनकम बढ़ रही है पर आप कंजप्शन नहीं बढ़ा रहे। अगर ये वाला सिनेरियो है तब हम कहेंगे कि आपकी जो डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू जो है ये जीरो है। ये कब होगा? अगर इनकम के बढ़ने से भी आप कंजम्पशन को नहीं बढ़ा रहे। पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कहेगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो ये करे। केन्स कह रहे हैं ये बात। केन्स का क्या मानना है कि आपकी इनकम अगर बढ़ेगी तो आपका कंजम्पशन जरूर बढ़ेगा, यानी कि वो जीरो से तो बड़ा ही होगा, वो जीरो से तो बड़ा ही होगा। ऑफ कोर्स इट विल बी ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि आप अपने कंजम्पशन में चेंज करोगे, बदलाव करोगे, चाहे आप हल्का सा भी क्यों ना करो पर करोगे। लेकिन वो वन से छोटा होगा, वो वन से छोटा होगा।
क्यों? क्योंकि जिस रफ्तार में आपकी इनकम बढ़ेगी उस रफ्तार में आपकी कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी, वो वन से छोटा होगा, ठीक है। यानी कि जो एमपीसी है, एमपीसी आपका जीरो और वन के बीच लाई करेगा, ये बात कहा जा रहा है। एमपीसी जो है वो जीरो और वन के बीच लाई करेगा। अब जिन लोगों को एमपीसी नहीं पता है उनको मैं बता दूं, ये जो डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई है इसी को हम एमपीसी कहते हैं, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपकी इनकम 1 रुपए बढ़े तो उस 1 रुपए में आप कितना रुपए खर्च करोगे कंजम्पशन पर। तो ये केन्स कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। केन्स क्या कह रहे हैं कि जो एमपीसी है वो जीरो और एक के बीच ही लाई करेगा। ये एक केन्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, इसे आप अपने जहन में बैठा लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे क्या कहा केस ने? केस ने और भी बहुत इंटरेस्टिंग बातें कही। केस ने क्या कहा कि जो एपीसी है, एपीसी को डिफाइन किया केस ने। एपीसी को अभी मैंने आपको एमपीसी बताया, अब एपीसी बताता हूँ। ये जो एपीसी है ना, ये एपीसी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये एपीसी ही है जो बाद में केन्शियन इकोनॉमिक्स का पूरा दारोमदार और पूरा जो भार है वो अपने कंधों पे लेके चल रहा है, एपीसी। आगे हम लोग जब देखेंगे कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, उसमें एपीसी की अहम भूमिका है। आगे हम देखेंगे कि पजल, एक कंजम्पशन पजल आता है, उसमें एपीसी की अहम भूमिका है। तो जो एपीसी है, इस एपीसी को केन से डिफाइन किया। एपीसी का अगर मैं फुल फॉर्म बोलूं तो वह एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा। जैसे बचपन में आप अपने कॉपी में लिखने से पहले मार्जिन बनाते थे ना, किनारे पे मार्जिन बनाते हैं। तो जो भी चीज किनारे पे हो, एक्स्ट्रा हो, उसे हम मार्जिन कहते हैं। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके इनकम में 1 रुपए बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि मार्जिनल बढ़ोतरी हो रही है, तो आप कितना कंजम्पशन करोगे। इकोनॉमिक्स की दुनिया में आपने जितने भी मार्जिन वाले कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, सब एक्स्ट्रा वाले कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, चाहे वो मार्जिनल रेवेन्यू हो जाए, मार्जिनल कॉस्ट हो जाए, मार्जिनल प्रोडक्ट हो जाए। अगर आपने गौर किया हो इस बात, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको हर एग्जाम, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पहले याद करनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए, आपके जहन में होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो कहीं से भी आते हैं। तो आपको हर एक छोटी छोटी चीज की भी क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मेरी ये कोशिश हमेशा रहती है कि आपको मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है। तो आते हैं एपीसी। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? ये सी बाई वाई, इसको हम सीधा समझ सकते हैं सी बाई वाई। जैसे एमपीसी वाज डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, इन द सेम वे एपीसी इज सी बाई वाई, कैपिटल सी बाई कैपिटल वाई। यानी कि ऑन एन एवरेज हम अपने इनकम में से कितना हिस्सा कंज्यूम कर रहे हैं, ऑन एन एवरेज हम अपने इनकम में से कितना हिस्सा कंज्यूम कर रहे हैं, इसे हम लोग एपीसी कहते हैं। एपीसी के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बातें आ गई हैं कि कब एपीसी एमपीसी से बड़ा होगा, कब वो छोटा होगा, ये सारी चीजें। तो ये जो बात है ये भी केन्स ने कही थी। ओके, ये सब केन्स की बात है। केन्स का ये मानना था कि जो एमपीसी है वो एपीसी से छोटा होगा। ये केन्स का मानना था कि जो एमपीसी होगा वो एपीसी से छोटा होगा। हालांकि केन्शियन ने बाद में कहा कि जो एमपीसी है और जो एपीसी है वो बराबर हो जाएगा, एमपीसी और एपीसी बराबर हो जाएगा, ये बाद में केन्शियन ने कहा। अब यहाँ पे एक डिबेट है, लॉन्ग रन में एक होगा, एक शॉर्ट रन में होगा। लोगों ने कहा कि ये जो चीज है ये लॉन्ग रन में होगा, ये जो चीज है ये शॉर्ट रन में होगा। जब कंजम्पशन पजल हम लोग पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे कि किस तरह से ये पजल को सॉल्व किया गया है। बाद में सबने इसे सॉल्व किया, चाहे वो फ्रीडमैन हो जाए, चाहे वो जितने भी थ्योरीज है, इसी पजल को सॉल्व कर रहे हैं वो। ये जो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का कंसेप्ट, इसको सॉल्व कर रहे हैं। थोड़ी देर मुझे वक्त दीजिए, मैं आपको समझा दूंगा। तो केन्स ने जो अपना, केन्स का जो कंजम्पशन फंक्शन है वो कुछ इस तरह से हम बता सकते हैं। जैसे केन्स का कंजम्पशन फंक्शन, केन्स का कंजम्पशन फंक्शन कुछ इस तरह से जाता है। इट इज नॉट लीनियर, ठीक है। इट इज नॉट लीनियर, याद रखना है। इट इज नॉट लीनियर। वो एक पॉइंट तक इंक्रीज हो रहा है और एक पॉइंट के बाद आप देख सकते हो वो फॉल कर रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये पॉइंट एक्स है, तो एक्स पॉइंट तक
जो आपका चेंज इन इनकम है, दिस इज सी, दिस इज वाई। ओके, देखिए जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है अप टू एक्स पॉइंट कंजम्पशन इंक्रीज कर रहा है बहुत ही तेज रफ्तार। यानी कि अप टू एक्स पॉइंट हम कह सकते हैं कि अप टू एक्स पॉइंट कंजम्पशन इज राइजिंग फास्टर, फास्टर देन द इनकम राइज। यानी इनकम जिस रफ्तार से बढ़ रहा है कंजम्पशन उससे तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। पर इस पॉइंट के बाद कंजम्पशन का जो बढ़ने का रफ्तार है वो इनकम के, सॉरी माफ करिएगा, कंजम्पशन के जो बढ़ने का रफ्तार है वो इनकम के बढ़ने के रफ्तार से छोटा हो गया, छोटा हो गया। ये केन्स का मानना था। इस तरह से ग्राफ से, हालांकि केन्सियंस का मानना अलग था, केन्सियन अलग मानते थे, उसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, केन्सियन का मानना था जो एमपीसी है वो मोरलेस स्टेबल होता है। ओके, इसके बाद साइमन कुजनेट का भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन हो जाता है। साइमन कुजनेट आते हैं, वो एक रिसर्च करते हैं, उन्होंने एक बहुत ही शानदार सी रिसर्च की थी जिनके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। उन्होंने यूएस के बहुत सारे जो डेटा है, डायरेक्ट जो होम के डेटा थे हाउस होल्ड के, उन डेटा पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एम्पेरिकल स्टडी किया, और उन्होंने कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट थे जो उन्होंने पब्लिश किया, और उससे जो केन्स का जो कंजम्पशन फंक्शन था उस पे सवाल उठ गए। सवाल नहीं उठे, मतलब एक पजल बना, एक कश्मकश हो गया इकोनॉमिस्ट के लिए कि ये क्या हो रहा है, ऐसे कैसे होगा, जिसे हम लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में डिवाइड करके समझा सकते हैं। तो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस में ये था, मोटा मोटा देखा जाए तो इस तरह से ये चीजें थी। अभी क्या है कि कुछ जो सवालात खड़े हुए हैं उस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो केन्शियन कंजम्पशन फंक्शन है, अब केन्शियन पे आते हैं। केन्शियन कंजम्पशन फंक्शन जो है वो कुछ इस तरह से नजर आता है, इस तरह से C इज इक्वल टू ए प्लस बी वन। तो अगर आपने 10वीं की मैथमेटिक्स पढ़ रखी है तो आपको समझ में आ रहा होगा ये एक लीनियर इक्वेशन। क्या है ये? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन यानी कि मोटा मोटा शब्दों में कहा जाए कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो एक सीधी रेखा मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और अगर मैं इसे टेक्निकल तरीके से समझाऊं तो हम कह सकते हैं कि हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए एक डिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू हमें मिलेगा, यानी कि हर y के लिए एक c का वैल्यू हमें मिलेगा। ठीक है, अगर इस इक्वेशन को मैं ग्राफ में प्लॉट करूं तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा हमें। ये ग्राफ ओरिजिन से नहीं बल्कि ओरिजिन के थोड़ा ऊपर स्टार्ट होगा, ये वाला हिस्सा। और ये हिस्सा क्या है? ये हिस्सा इस इक्वेशन का, ये जो ए है वो हिस्सा है। ये जो बी है, ये बी इस स्ट्रेट लाइन का ढलान है। ये बी जो है ये स्ट्रेट लाइन का ढलान है, यानी कि स्लोप है, स्लोप है। किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लिखते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है ये स्लोप कहलाता है। जो हिस्सा दूसरे एक्सिस के वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड रहता है वो स्लोप होता है। इकोनॉमिक्स की दुनिया में, कंजम्पशन में, ये जो बी है ये बी ही है आपका एमपीसी। और ये जो ए है, ये ए है आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन। समझते हैं इसे अच्छे से, इस चीज को हम अच्छे से समझते हैं। ठीक है, देखिए C इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। कंजम्पशन जो है उसे हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन, एक होता है इंड्यूस कंजम्पशन। और इंड्यूस किस चीज से हो रहा है? इनकम से। अब ये ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है? देखिए केस में क्या कहा कि जो कंजम्पशन है वो आपके डिस्पोजेबल इनकम पे डिपेंड करेगा। पर कुछ कंजम्पशन ऐसा होता है जो अपार्ट फ्रॉम आवर इनकम, चाहे इनकम कुछ भी हो, कुछ ऐसा कंजम्पशन होता है जो हम हमेशा कंज्यूम करते हैं, चाहे हमारा इनकम हो या इनकम ना हो। वो कंजम्पशन हमारे लिए हमेशा होता है, क्योंकि वो हमारी बेसिक जरूरतें हैं। चाहे इनकम हो या ना हो वो कंजम्पशन हम करेंगे। जैसे सरवाइव करने के लिए जो बेसिक खाना है वो तो हम खाएंगे, चाहे इनकम हो या ना हो। तो वो हमारे ऑटोनोमस कंजम्पशन में आएगा। इस कंजम्पशन का हमारे इनकम से कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। तो इस इक्वेशन में आपकी जो ए नजर आ रहा है, यही ए है ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्योंकि आप देख सकते हैं इस ए में
वाई अटैच नहीं है, यानी कि ये वाई पे निर्भर नहीं करता। ऑटोनोमस कंजम्पशन के बाद आता है इंड्यूस कंजम्पशन, यानी कि वो कंजम्पशन जो इनकम के बदौलत हम कर रहे हैं। ऑटोनोमस तो हमने बिना इनकम के बदौलत कर लिया, अब जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे हम कंजम्पशन भी कर रहे हैं। तो वो जो कंजम्पशन है उसे हम इनकम इंड्यूस कंजम्पशन कहते हैं। और वो बी वाई है, ये जो बी वाई दिख रहा है आपको, ये बी वाई है, इनकम इंड्यूस कंजम्पशन। यानी कि इनकम के बढ़ने से, वाई के बढ़ने से आपने कितना कंजम्पशन बढ़ाया, तो बी मल्टीप्लाई बाई वन। ओके। अब ये जो बी है, ये बी ही आपका एमपीसी है, दिस बी इज द एमपीसी। समझ लेते हैं इसको अच्छे से। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या कहा, 1 रुपया अगर आपका इनकम बढ़ेगा, अगर आपका इनकम 1 रुपया बढ़ेगा, तो आपका कंजम्पशन जितना बढ़ेगा उसे एमपीसी कहते हैं। तो अगर आपका 1 रुपया इनकम बढ़ा और आपका कंजम्पशन बढ़ा, जितना हिस्सा थे वो एमपीसी है, और एमपीसी को हम बी से डिनोट कर रहे हैं। यानी कि 1 रुपए इनकम बढ़ने से बी यूनिट ऑफ कंजम्पशन हमें मिल रहा है। 1 रुपए इनकम बढ़ने से बी रुपए कंजम्पशन हम कर रहे हैं। तो अगर वाई रुपए इनकम बढ़ेगा तो हम कंजम्पशन कितना करेंगे, बी टाइम्स वाई। फर्स्ट के लिए बी है 0.2, 1 रुपए इनकम बढ़ने से 0.2 रुपए कंजम्पशन हो रहा है। तो 1000 रुपए इनकम बढ़ने से 0.2 गुणा 1000 मल्टीप्लाई बाई 1000, इतना ही हमारा इनकम बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, राइट। तो इसलिए ये जो बी वाई है, ये बी वाई इंड्यूस इनकम, इंड्यूस कंजम्पशन है, इनकम इंड्यूस कंजम्पशन है। यानी कि इनकम के बढ़ने की वजह से जो कंजम्पशन बढ़ा वो है बी वाई, और इन दोनों का अगर हम ऐड करेंगे तो वो टोटल कंजम्पशन है। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। थोड़ी सी टेक्निकल है, लेकिन इसको कोशिश करिए समझने की, क्योंकि ये इस तरह से इसका फ्रेमवर्क है। ओके। तो C इज इक्वल टू ए प्लस बी है, बी एमपीसी क्यों है, इस लॉजिक से मैंने बताया। अब मान लीजिए आपको इस लॉजिक से समझ में नहीं आया, तो एक मैथमेटिकल लॉजिक भी है मेरे पास, मैं दो लॉजिक लेके चलता हूँ हमेशा। तो देखिए, एमपीसी का मतलब मैंने क्या बताया था, चेंज इन वाई बाई चेंज इन सी बाई चेंज इन वाई, और चेंज इन सी ड्यू टू चेंज इन वाई। मैथमेटिक्स की दुनिया में हम इसे डीसी बाई डी वाई भी लिखते हैं। डी क्या होता है, जब हम किसी चीज को चेंज कर रहे हो, डीसी बाई डी वाई, जब हम चेंज कर रहे हो, यानी कि इनकम में बदलाव होने की वजह से कंजम्पशन में कितना बदलाव होगा। यानी कि दिस बेसिकली सेज यू हैव टू डिफरेंशिएट योर कंजम्पशन with respect to income, then only you will get dc by dy, right? You have to differentiate your consumption with respect to income. तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं इसको, c इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग डिफरेंशिएशन नहीं भूले हैं जो आपने बचपन में पढ़ा था। तो अगर मैं c को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ तो क्या होगा, ये वाला हिस्सा तो जीरो हो जाना है क्योंकि ये कांस्टेंट है, और ये वाला हिस्सा b हो जाना है, ये वाला हिस्सा b हो जाना है। क्यों, क्योंकि अगर आप y के रेस्पेक्ट में y को डिफरेंशिएट करोगे तो जो उसके कांस्टेंट के साथ अटैच है वही बचेगा। तो dc by dy which is mpc is coming to be b, और वही बात मैंने यहाँ भी कहा, b is mpc। तो आप इस लॉजिक से भी समझ सकते हो, इस लॉजिक से भी समझ सकते हो, कोई भी लॉजिक फॉलो करो, mpc इक्वल टू बी ही आना है। ठीक है, mpc इक्वल टू बी ही आना है। सो दिस इज वाई t is equal to a plus b by में b is called the mpc। ऑलराइट। सो इसको अब हम लोग थोड़ा आगे ले जाते हैं। C is equal to a plus by, a is the autonomous consumption, b is the MPC, y is the income, c is the total consumption। ओके। MPC तो हमने देख लिया, dc by dy is equal to b। आपको याद होगा अभी मैंने एपीसी का भी कंसेप्ट बताया था। एपीसी, एपीसी का फार्मूला क्या था, इट वाज c डिवाइडेड बाय 1। तो अगर मैं c की जगह ये वाला पार्ट लिखूं तो c इज इक्वल टू यही a प्लस बी वाई, और इसको y से डिवाइड करें तो मुझे मिलेगा a बाई वाई प्लस b। सो एपीसी इज कमिंग टू बी a बाई वाई प्लस b, whereas MPC is coming to be just b। ध्यान देना है, APC is coming to be a by y plus b, whereas MPC is coming to be just b। तो b तो यहाँ भी है APC में, पर APC के पास b के अलावा भी एक पोर्शन है जो MPC के पास नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा APC है
वो बड़ा है एमपीसी से, क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा हिस्सा है। यानी कि एपीसी इज ग्रेटर देन एमपीसी, और एमपीसी इज लेस देन एपीसी। चलिए अब थोड़ा पीछे जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हिस्सा, ये हिस्सा कह रहे थे ना, केस ने ये हिस्सा कहा, हालांकि केंशियन इसको मान रहे हैं एमपीसी इक्वल टू एपीसी, ये केंशियंस मान रहे हैं, केन्स ने इसे माना है, ये हिस्सा हमने प्रूव किया अभी। अब बाद में मालूम पड़ता है कि ये शॉर्ट रन के लिए एप्लीकेबल है, ये लॉन्ग रन के लिए एप्लीकेबल है, जब कुजनेट अपने रिसर्च को लेके आते हैं। कौन? कुजनेट, साइमन कुजनेट जब अपने रिसर्च को लेके आते हैं, तब मालूम पड़ता है ये शॉर्ट रन के लिए है, ये लॉन्ग रन के लिए। पर ये चीज हमने यहाँ पे सिद्ध कर दी। देखिए, एमपीसी इज लेस देन एपीसी, एमपीसी जो है वो एपीसी से कम है। ठीक है। अब इसे थोड़ा और समझते हैं कि ये शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में क्या दिक्कत है। ओके। हालांकि जब बाद में जब केन्सियंस ने देखा, तब उन्होंने पाया कि जो एपीसी वो एमपीसी के बराबर है, और वो मोर और लेस 0.9 पे स्टेबल है। एमपीसी जो है वो 0.9 पे स्टेबल है, ये कुजनेट के रिसर्च से पाया गया था। एमपीसी को उन्होंने 0.9 पे स्टेबल किया था। पर थ्योरी तो कुछ और ही कह रही है, थ्योरी कुछ और कह रही है, एम्पेरिकल स्टडी कुछ और कह रहा है। तो ये बहुत ही कंफ्यूजन हो गया, इसलिए तो इसको कंजम्पशन पजल नाम दिया गया। ये जो पजल है, ये जो कश्मकश, ये समझ में नहीं आ रहा है, और ये बाद में सॉल्व होता है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन से, और मैं वही बताने वाला हूँ, थोड़ा सा ध्यान फरमाइएगा। देखिए, ये जो बात की जा रही है एमपीसी और एपीसी की, एपीसी आ रहा है ए बाई वाई प्लस बी, ए बाई वाई प्लस बी। ओके। और एमपीसी तो सिर्फ बी ही है, इसका तो बात ही छोड़ दीजिए, दिस ओनली बी। ऑलराइट। अब ये जो हिस्सा है, मान लीजिए आपका इनकम बहुत बढ़ रहा है, योर इनकम इज राइजिंग अलॉट। कब? लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन में यानी कि जब आप बहुत समय तक, बहुत समय बीत गया, आपका इनकम बहुत बढ़ रहा है, तो बहुत इनकम बढ़ने से क्या होगा, ये जो ए बाई वाई है, इसमें डिनोमिनेटर अगर आप बहुत बढ़ा दो, बहुत बढ़ा दो, ए तो फिक्स रहना है, ए तो फिक्स रहना है, क्योंकि अगर आप याद करो ये वाला फंक्शन, ए वॉज ऑटोनोमस कंजम्पशन, ये वो कंजम्पशन है जो हम बिना इनकम का करेंगे, ऑटोनोमस कंजम्पशन, वो तो फिक्स रहना है। तो अगर आपका न्यूमरेटर फिक्स है और आपका जो डिनोमिनेटर है वो इंक्रीज करते जा रहा है, तो ये जो ए बाई वाई वाला हिस्सा है, ये आपके लिए ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू है वो बहुत कम जाएगी, 0.0000 कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो जब ये ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो जो एपीसी है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो प्लस बी, यानी कि एपीसी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू बी हो जाएगा। और एमपीसी भी हमेशा से बी, यानी कि इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन हमें क्या देखने को मिलेगा, कि जो एपीसी है और जो एमपीसी है वो बराबर हो गया बी के। और कुजनेट को यही फाइंडिंग हुई थी, कुजनेट को यही चीज मिला था। कुजनेट जो कह रहा है कि एपीसी इक्वल टू एमपीसी इक्वल टू जो 0.9 वो कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे समय का डेटा को स्टडी किया था, बहुत लंबे समय का, आई थिंक 1869 से 1929, इतने लंबे टाइम पीरियड को उन्होंने स्टडी किया था। इतने लंबे टाइम पीरियड को, तो ये बहुत लंबा टाइम पीरियड है। इतने लंबे टाइम पीरियड को आप स्टडी करोगे तो आप लॉन्ग रन को स्टडी कर रहे हो, और लॉन्ग रन को अगर आप स्टडी करोगे तो आपका एपीसी एमपीसी सब बराबर ही आना है, सब बराबर ही आना है। क्यों? क्योंकि ये वाला हिस्सा ऑलमोस्ट जीरो हो जा रहा है, इसलिए उनका बराबर आया, इक्वल टू 0.9। पर शॉर्ट रन में क्या होता है, शॉर्ट रन पे आपका इनकम उतना ज्यादा नहीं है, तो ये जो ए बाई वाई वाला हिस्सा है ये ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो नहीं होता है। इसीलिए हमें क्या मालूम पड़ता है कि एपीसी जो है वो एमपीसी से ज्यादा है इन द शॉर्ट रन, इन द शॉर्ट रन। और लॉन्ग रन में ऐसा नहीं है। और यही पजल है, यही कंजम्पशन पजल है, दिस इज व्हाट द कंजम्पशन पजल इज ऑल अबाउट, दिस इज व्हाट द कंजम्पशन पजल इज ऑल अबाउट। इसी को लेके सारी जो डिस्कशन है वो आगे होती है। मिल्टन फ्रीडमैन इसे एक्सप्लेन कर रहा है, मॉडिग्लानी ने इसे एक्सप्लेन कर रहा है, बाकी तमाम इकोनॉमिस्ट जो है, इकोनॉमिक्स जगत की जो शिरोमणि है, वो इसे एक्सप्लेन करने में लगे हुए हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप जरा केन्स के टैलेंट को देखिए, उस बंदे ने एक ऐसी थ्योरी वो लेके आते हैं कि उस थ्योरी पे इंसान रिसर्च करता है, यानी कि किसी एक व्यक्ति की थ्योरी पे आने वाले समय में, दशकों तक, अलग अलग इकोनॉमिस्ट अलग अलग समय में
अलग अलग दशक में अलग अलग यूनिवर्सिटी में बैठ के भी उसी पर्टिकुलर चीज पे स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि केन्स, कुछ तो बात होगी उनमें, क्या जबरदस्त उनका पर्सनैलिटी रहा होगा, क्या जबरदस्त उनका ऑरा रहा होगा, कि उन्होंने एक ऐसी थ्योरी दी जिसपे लोग पागल हैं, लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं, आज हम उस पर क्लास कर रहे हैं, इतने इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में उससे इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं। यानी कि इंपॉर्टेंट थ्योरी है, दुनिया को कुछ देने वाली थ्योरी है। हाँ, मैं मानता हूँ कि केन्स की जो थ्योरी है वो पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि साइकोलॉजिकल चीजों पे बनाई गई थ्योरी थी, मैथमेटिकल उसका वो नहीं था। तो आ, उसको हम बिल्कुल सही तो नहीं मान सकते, लेकिन उन्होंने ये थ्योरी देके आने वाले इकोनॉमिक्स के लिए एक स्टेज जो है वो तो सेट कर दिया। वो स्टेज उन्होंने सेट कर दिया, और उस स्टेज पे बाकी इकोनॉमिक्स ने अपना अपना काम किया। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी इकोनॉमिक्स का काम उनके तुलना में, केन्स की तुलना में कम पावरफुल है या कमजोर है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। हर व्यक्ति अपने आप में विद्वान है। लेकिन केन्स की जो योग्यता है, केन्स की जो कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक्स की दुनिया में, वो सबसे अलग है। वो सबसे अलग है इसीलिए, चाहे आप क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट से हो, चाहे आप केंशियन स्कूल ऑफ थॉट से हो, चाहे आप न्यू क्लासिकल से हो, चाहे आप न्यू क्लासिकल से हो, न्यू केंशियन से हो, केन्स की इज्जत सब करते हैं। केन्स की इज्जत अलग है। जैसे बॉलीवुड में इतने एक्टर्स हुए पर बच्चन साहब का नाम अलग से, इतने क्रिकेटर्स हुए पर तेंदुलकर का नाम अलग से, तो उसी तरह से इतने इकोनॉमिस्ट हुए और केन्स का नाम अलग से, क्योंकि उनकी बात जो थी वो थोड़ी अलग थी, कुछ अलग था उनमें। बड़े कमाल के व्यक्ति थे। और मुझे लगता है कि ये जो क्लास है, ये क्लास करने के बाद आपको भी अंदाजा हो गया होगा कि कुछ तो बात रही थी उनमें, कुछ तो अलग था। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आया होगा, आपको ये क्लास रोचक लगा होगा, फैक्ट से भरपूर लगा होगा। जो पढ़ाई वाली चीजें हैं, जो टेक्निकल चीजें हैं, उसके साथ जो इतिहास है, उससे आपको इसमें थोड़ी सी वो जो इंटरेस्ट वाला जो भाव है वो आपको आया होगा। और मेरा मकसद वही रहता है कि आपको वो इंटरेस्टिंग बना सकूं, एग्जाम के लिए पढ़ाते हुए, एग्जाम के लिए तैयारी करवाते हुए। तो आने वाले क्लासेस में हम कंजम्पशन के बारे में और पढ़ेंगे, अलग अलग थ्योरीज पढ़ेंगे, फ्रीडमैन की थ्योरी हो गई, बाकी लोगों की थ्योरी हो गई, डिटेल में समझेंगे। आज के लिए मैं इस क्लास को यहीं पे रखना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोग क्लास में जुड़े रहे अंतिम समय तक। और जो मैंने क्वेश्चन किया वो जरूर कमेंट में बताइएगा, और अपने विचार दीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।